मैं डॉक्टर धनंजय जादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। मैं आज बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए संघीय मंत्री परिषद के बारे में जानकारी दूंगा। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और इस प्रणाली में कार्यपालिका के दो प्रकार होते हैं, एक संवैधानिक कार्यपालिका और संवैधानिक कार्यपालिका के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति जी संवैधानिक प्रमुख हैं। संवैधानिक कार्यपालिका इस प्रणाली में नाम मात्र की कार्यपालिका है। दूसरा वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्री परिषद को माना जाता है। तो हमारे यहाँ वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्री परिषद में निहित है। अब हम लोग देखेंगे ये कि संविधान के अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और उसका वो प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इस संविधान के अनुसार करेंगे। यानी इस संवैधानिक प्रावधान के तहत जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। वहीं हम लोग दूसरी ओर संविधान के अनुच्छेद 74 को देखते हैं तो उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यानी जो अनुच्छेद 74 है वो राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख बना देता है और वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्री परिषद में निहित हो जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी संविधान के अनुसार बहुत सारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में वो सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्री परिषद में निहित है। जो मंत्री परिषद उन्हें सलाह देती है उसी के अनुसार सामान्यतः वह अपने कार्यों को संपादित करते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल है, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, इसको भी हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। मंत्री परिषद जो है वो एक संवैधानिक संस्था है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 74 में इसका प्रावधान किया गया है। मंत्री परिषद में 3 स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो अपने अपने विभाग के प्रधान होते हैं और मंत्री परिषद के सबसे महत्वपूर्ण मंत्री यही होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों को कार्यों में सहायता देने के लिए राज्य मंत्री होते हैं और इन दोनों मंत्रियों को सहायता देने के लिए उप मंत्री का भी प्रावधान किया जा सकता है। एक अलग भी नाम आप सुनते होंगे, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। ये वैसे राज्य मंत्री होते हैं जो किसी विभाग का कार्य स्वतंत्र रूप से देखते हैं, भले ही उनका स्टेटस राज्य मंत्री का ही होता है। अब है कि कैबिनेट मंत्री और मंत्री परिषद में यानी कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या अंतर है। तो जैसा कि मैंने बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक वृहद निकाय है, उसका सबसे महत्वपूर्ण एक छोटा सा भाग कैबिनेट है। इससे दूसरी बात ये निकलती है कि कैबिनेट का हर मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हर मेंबर कैबिनेट का मेंबर होगा। जैसा कि मैंने बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में राज्य मंत्री और उप मंत्री भी शामिल हैं, तो राज्य मंत्री और उप मंत्री कैबिनेट के मेंबर नहीं हैं बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर हैं, जबकि कैबिनेट मंत्री जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी मेंबर हैं। हालांकि संसदीय शासन प्रणाली में या भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यकारी निकाय है वो कैबिनेट ही है। कैबिनेट ही मुख्यतः प्रधानमंत्री को
नीति निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव देती है। और वो जो हमारे यहाँ जो कार्यपालिका के अस्थायी लोग हैं, जिसमें प्रशासनिक पदाधिकारी आते हैं, उन पर भी नियंत्रण रखने का कार्य जो है वो कैबिनेट ही करती है। तो हम लोगों ने ये जाना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा एक चीज़ और जानना है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी जो है मूल संविधान में कहीं भी संख्या निश्चित नहीं थी। और भारत में भी देखा गया कि जब कई दलों की सरकार बनती थी तो उन दलों के प्रमुख नेताओं को सामंजित करने के लिए जंबो जेट मंत्रिमंडल बनता था, बहुत बड़ी संख्या हो जाती थी और उसके बारे में कहा जाता था कि सरकारी धन का अपव्यय हो रहा है। लेकिन अब संविधान में 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत मंत्रिपरिषद की जो संख्या है उसको निश्चित कर दिया गया है। लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से ज़्यादा संघीय मंत्रिपरिषद की सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती है। ये भी है कि हमेशा से प्राचीन समय से ही किसी न किसी रूप में मंत्रिपरिषद का अस्तित्व रहा है। चाहे हम लोग वेद वगैरह की चर्चा करें तो सभा और समिति की चर्चा मिलती है, वो भी एक प्रकार का मंत्रिपरिषद का ही रूप था। या कौटिल्य जो है वो अपने अर्थशास्त्र में जो तीर्थों की बात करते हैं, जिसकी संख्या वो 18 तक बताते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद के बारे में ही चर्चा करते हैं। या भीष्म और मनु ने भी मंत्रिपरिषद की संख्या के बारे में 12 तक उन्होंने बताया। तो यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि मंत्रिपरिषद हर समय किसी न किसी व्यवस्था में जो राज संचालित करने वाले लोग थे, चाहे वो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही क्यों न हो, उनको सहायता और सलाह देने के लिए इसका अस्तित्व था। आधुनिक समय में जब संसदीय शासन प्रणाली का जन्म ब्रिटेन में हुआ तो 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद जो इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र था वो संवैधानिक राजतंत्र या सीमित राजतंत्र में परिवर्तित हो गया। वहाँ पर जो संवैधानिक संस्थाओं थी उनका महत्व बढ़ने लगा, संसद का महत्व बढ़ने लगा। तो उस समय राजा को सलाह देने के लिए 5 व्यक्तियों की एक समिति थी, जिनका जो नाम का पहला इंग्लिश अल्फ़ाबेट था वो कबाल से शुरू होता था, यानी किसी व्यक्ति का नाम सी से शुरू हो रहा था, किसी का ए का, किसी का बी से, किसी का ए से, किसी का एल से। तो ये 5 व्यक्ति जो उनको सहायता देने वाले थे, उन्हीं कबाल को मंत्री का एक तरह से रूप माना जाता था और कालांतर में वही कबाल मंत्री परिषद के रूप में परिवर्तित हो गया। तो आज हम लोगों ने इतना ही जाना। धन्यवाद।